हेलो एवरी वेलकम कॉम्पिटिशन गुरु। आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से हम ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी आज डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टॉपिक रहेगा हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलो आज हम पढ़ते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि लाइक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे इंपॉर्टेंट है, या कई बार आप कोई भी अगर थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो फॉर कॉलेज एग्जाम्स एंड ऑल, तो उसके लिए भी वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले लेक्चर्स आपको पार्ट्स में मिलेंगे, ये पार्ट 1 रहेगा और इसमें हम अब बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। What is the full form of NMR? This is nuclear magnetic resonance spectroscopy. क्या है? This is nuclear magnetic resonance spectroscopy। मतलब क्या है? देखो, न्यूक्लियर क्या मतलब है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है, न्यूक्लियस क्या होता है? एटम का बीच वाला पार्ट, जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और उसके एटम के जो बाहर वाला पार्ट है वहां पे क्या रिवॉल्व करते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और अंदर वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को पता होगा। जब किसी को मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है तो मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाता है। उसके बाद आ गया रेजोनेंस। इस रेजोनेंस को ना आपने फिजिक्स वाली रेजोनेंस सोचना है, ये केमिस्ट्री वाली वो रेजोनेंस नहीं है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम। ये क्या है? ये फिजिक्स वाली रेजोनेंस है। इसका क्या मतलब है? मैचेस टू फ्रीक्वेंसीज। रेजोनेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, तो हम कहते हैं वो रेजोनेंस है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम पढ़ते क्या है? कोई भी कंपाउंड है जो, उसका क्या कर देते हैं? उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं और उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो। और उसके लिए अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स बनी है। आज हम एनएमआर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इंट्रोडक्शन के लिए देखो क्या कह रहा है वो। एनएमआर इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कहते एनएमआर में कौन सी रेडिएशंस की, मतलब कौन सी रेडिएशंस की अब्जॉर्प्शन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझते हो? दैट मीन्स आप लोग फिजिक्स में ये टर्म अच्छे से समझते हो, या हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है उसमें भी बताया जाता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ, ऐसे है। अगर आप इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन को पास करोगे और यहाँ से इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही, और जब बीच में से इलेक्ट्रॉन पास होएगा तो वहां से जो रेडिएशंस निकलेंगी उन दोनों की मिक्सिंग से वो होएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक की वजह से रेडिएशन निकलती है, दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन विच रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन आपको पता है, रेडियो वेव्स पता है ना, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होने वाली रीजन ऑफ दिस टू दिस मेगाहर्ट्ज, 4 to 900 मेगाहर्ट्ज की होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन बाय न्यूक्लाई ऑफ द एटम। क्या होता है? कहते एनएमआर एक वैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करा जाता है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करा जाता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन वाली, जिनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में हो। और उनको ऑब्जॉर्ब कौन करता है? द न्यूक्लाई। न्यूक्लाई मतलब द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम का कौन करता है उसको ऑब्जॉर्ब? न्यूक्लियस करता है। आगे क्या कहता है? H1 मतलब प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डिटर्मिनिंग द हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन इन द कंपाउंड स्ट्रक्चर। देखो बेसिकली क्या करता है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या काम है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम है किसी भी कंपाउंड की, पहली चीज क्या है? उसकी स्ट्रक्चर बता देना है। पहले तो ये भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कंपाउंड कौन सा है, वो आप किसके हेल्प से करते हो? एनएमआर, वो उसको डिटर्मिन करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, वो किस चीज में हेल्प करता है हमारी?
कि कितनी अमाउंट में वो चीज प्रेजेंट है। तो वो आप किससे पता कर सकते हो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस चीज को यूज करा जाता है, प्रोटॉन को। चलो देखते हैं आगे। देखिए अब बात यह है कि कौन से प्रोटॉन्स यूज होते हैं। हमने कहा न्यूक्लियस अब्सॉर्ब कर लेता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो स्पेशली रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशंस होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको कौन करता है, न्यूक्लियस अब्सॉर्ब कर लेता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सारे न्यूक्लियस इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं या कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस होते हैं। तो चलो देखते हैं, बात करते हैं। इट इज यूज टू स्टडी अ वाइड वैरायटी ऑफ न्यूक्लाई। देखो जैसे हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन अटोमिक नंबर 1, मास नंबर 1। कार्बन हमें पता अटोमिक नंबर वैसे 6 है, मास नंबर 13 है। नाइट्रोजन अटोमिक नंबर इज 7, मास नंबर इज 15। फ्लोरीन अटोमिक नंबर इज 9, अटोमिक मास इज 19, अटोमिक नंबर इज 9। और फॉस्फोरस इज 15, 31, है ना। अब आप क्या देख रहे हो कि कुछ को ऐसे हैं जिनमें अटोमिक नंबर भी ऑड है, एटॉमिक मास भी ऑड है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट एक चीज तो ऑड है। जैसे कार्बन देखो, ये तो 6 है लेकिन वो ऊपर वाला क्या है, वो 13 है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से एटलीस्ट, या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से एटलीस्ट एक चीज तो ऑड हो। जैसे हम कौन से देखते हैं, हम देखते हैं कौन से एनएमआर एक्टिव होते हैं। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से हैं, जैसे देखो अटोमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के हिसाब से, अगर एटॉमिक नंबर उसका, एटॉमिक मास उसका ऑड है और एटॉमिक नंबर भी उसका ऑड है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ले लो, ये कैसा है जिसका एटॉमिक नंबर भी ऑड है और एटॉमिक मास भी ऑड है। जैसे आप फॉस्फोरस भी ले सकते हो, 15 एंड 31। फ्लोरीन ले लो, 9 एंड 19। ये सारी एग्जांपल्स कौन सी होगी, जिसमें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों चीजें ऑड हैं। और दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, मतलब मान लो एटॉमिक मास तो जो है उसका इवन है, बट उसका जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड है। जैसे एग्जांपल आ गई नाइट्रोजन 714 वाली। तो इस केस में हमें ये पता है कि नाइट्रोजन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास है वो क्या है, एक इवन है, पर एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट हमारे पास ऑड है ना। तो ये भी क्या है, एक्टिव न्यूक्लियाई हो सकता है, मतलब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे सकता है। पर मोस्ट इफेक्टिव वो ही है जिसके पास दोनों चीजें ऑड है, या आप कह लो ये ऑड हो और ये इवन हो। तो उसकी एग्जांपल आ गई कार्बन का ये वाला आइसोटॉप 613 वाला, ठीक है। वैसे तो 612 होता है, बट आइसोटॉप्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वाला आइसोटॉप, तो ये भी क्या हो सकते हैं, दोनों एक्टिव हो सकते हैं। पर अगर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों इवन हो जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन ये वाला, या ऑक्सीजन 816 या 612, तो ये सारे इनएक्टिव न्यूक्लियाई ही हुए। समझ आई बात आपको, ये एक्टिव न्यूक्लियाई हो गया, ये सारे इनएक्टिव न्यूक्लियाई ही होंगे, मतलब वो नहीं दिखा सकते। उनका रीजन होता है कि वो क्यों नहीं दिखा सकते। हमने क्या पढ़ा, हम वो देख रहे हैं, वो वाले न्यूक्लियस, वो वाले एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। हमने कहा उनके पास एटलीस्ट, अगर तो दोनों चीजें ही उनके पास ऑड हैं, एटॉमिक नंबर भी एंड मास नंबर भी, तो वो मोस्ट इफेक्टिव होंगे। लेकिन अगर उनके पास दोनों में से कोई एक चीज भी ऑड है ना, तो वो फिर भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चीजें इवन है तो वो इनएक्टिव एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रहेंगे, वो इनएक्टिव न्यूक्लियाई है ना। क्यों, क्या रीजन है, कहते हैं एलिमेंट विद ईदर ऑड मास और ऑड एटॉमिक नंबर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। देखो हैव द प्रॉपर्टी मतलब कहते जो ना, जिनके पास एक भी चीज ऑड होती है ना, उनके पास न्यूक्लियर स्पिन होती है। न्यूक्लियर स्पिन आपको पता है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कुछ स्पिन क्वांटम नंबर शो करते हैं, जो कोई ना कोई स्पिन क्वांटम नंबर शो करते हैं, एटलीस्ट कुछ तो देते हैं। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं होता उनका, वो उनका स्पिन क्वांटम नंबर कुछ तो होता है। तो इस वजह से जो ऑड वाले होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मतलब वो इस वजह से क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। आगे देखते हैं बच्चे, जैसे हमने कह दिया जिनका स्पिन नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं हमने 4, उसमें से स्पिन नंबर की बात करो, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ वैल्यू है उसकी, तो वो एक्टिव होंगे। और कुछ वैल्यू किनकी होती है, जिनके पास एट लीस्ट एक चीज ऑड हो,
या तो उनका एटॉमिक नंबर ऑड हो या उनका एटॉमिक मास है जो वो ऑड हो, और अगर दोनों चीजें ऑड है तो दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना। तो और दूसरी चीज, अगर वो इक्वल टू 0 है दैट मीन्स वो इनएक्टिव न्यूक्लाई है, ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएंगे। और इस केस में हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर होता है 0, और ये कौन सा केस है, दोनों इवन वाला, और वो वहां पे हम एनएमआर नहीं दिखा सकते। यहां तक पता चला? आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। बात करते हैं एनएमआर के प्रिंसिपल के ऊपर। क्या कह रहा है, द थ्योरी बिहाइंड एनएमआर कम्स फ्रॉम द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। एनएमआर की थ्योरी कहां से आई? स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस से ही आई। ऑफकोर्स हमने कहा कि ऐसे न्यूक्लियस जो जिनके पास न्यूक्लियर स्पिन होती है, और वो होते हैं जिनके पास एट लीस्ट एक चीज ऑड होती है, वो वहां से हमें ये थ्योरी मिली। एंड इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड without any external applied magnetic field. The nuclear spins are random in direction. इस पॉइंट को ध्यान से सुनो, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अभी उसने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा, अभी वो न्यूक्लियस में जो चीजें प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उनके बारे में बात करना चाह रहा है, उन न्यूक्लाई के बारे में बात करना चाह रहा है जिनके, वो कहता है उनके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है बिना कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे हुए। क्या मतलब है, देखो जैसे आपको पता है बेटा, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस लिया, मैंने कहा उसमें प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन्स है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का प्रोटॉन की वजह से होता है क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे उसके अराउंड वाले ऑर्बिटल्स की बात करूं, और उसके बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए सीखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑर्बिटल में तो घूमते ही घूमते हैं, इसके अलावा ना वो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमते हैं। अपने एक्सिस के अराउंड घूमना मतलब जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, और जब वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमते हैं ना, तो वो अपने लिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं साइड पे। समझ आई बात? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे ऑर्बिट में तो घूमते ही घूमते हैं, इसके अलावा वो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमते हैं, और जब वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमते हैं ना बच्चे, तो वो अपने लिए क्या कर लेते हैं, अपना पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। मतलब उनके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जब वो स्पिन दिखाते हैं, ठीक है। और इन द सेम मैनर जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स सेम मैनर में, जैसे आप कह लो कुछ भी है, तो प्रोटॉन्स भी मतलब न्यूक्लियस भी ऐसे घूमता हुआ, इस मैनर में घूमता हुआ क्या कर लेता है, अपना पर्सनल जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट कर लेता है। किसी का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, किसी का वीक होता है। इट डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है, उसके पास प्रोटॉन्स कौन से हैं और कौन से नेचर के प्रोटॉन्स हैं, है ना। वो चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स हैं उन सबका कोई ना कोई अपना एक मैग्नेटिक नेचर होएगा। मान लो इसका मैग्नेटिक मतलब इसकी जो मैग्नेटिक बेस है वो नीचे को है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे से है, मतलब उनका अपनी कोई ना कोई रोटेशन है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लिप कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये उनकी जो भी रोटेशंस है ये कैसे है, विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड नहीं करा, बाहर से हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा। हमने क्या बात करी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में घूमते हैं प्रोटॉन्स के अराउंड, इन द सेम मैनर वो अपने स्पिन के अराउंड भी घूमते हैं, और जब वो रोटेट करते हैं तो रोटेट करते टाइम वो अपना एक पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर लेते हैं। इन द सेम मैनर प्रोटॉन्स आल्सो डू द सेम, वो भी सेम तरह से अपना एक पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरफ रोटेट होता है। एक बार इधर कह लो उधर कह लो, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसके मैग्नेटिक फील्ड की, अपने पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड की। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, अपना पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो कहां से कहीं कोई हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा। आगे देखो बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन की। क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन लाइक इलेक्ट्रॉन पोसेस प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन, इट इज लाइकली टू हैव स्पिन ऑफ -½ और +½ हम कहते थे ना इलेक्ट्रॉन्स की 2 स्पिन होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ऐसे हम एक 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं एक ऑर्बिटल के बीच में, और हम कहते हैं एक की स्पिन +½ है और दूसरे की स्पिन है जो वो -½ रहेगी। इन द सेम मैनर कहते हैं प्रोटॉन्स की भी स्पिन होती है प्लस, एंड बोथ स्पिन स्टेट्स हैव
सेम एनर्जी, दोनों स्टेट्स की सेम एनर्जी होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा। उसने कहा जितने इलेक्ट्रॉन्स की तरह जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनकी भी अपनी स्पिन होती है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो स्पिन उनके पास, मतलब वो किसी तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, ऊपर को नीचे को कुछ भी हो सकता है। अभी हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा, उससे पहले ही होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, अब देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B naught or H naught is applied, the nuclei align themselves either with or against the field of external magnet. At this state, it is taken as alpha spin state. This point is very important. ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। ये हमने वो वाले न्यूक्लियस, वो वाले प्रोटॉन्स ले लिए जो अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड बना के अपनी अपनी स्पिन्स में है। देखो कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ भी ले लिया हमने, है ना। फिर हमने क्या करा, उनके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा। हमने क्या अप्लाई करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। हमने जब उनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, तो वो जो हमारे प्रोटॉन्स थे उनकी डायरेक्शन चाहे कुछ भी थी ना, उनमें से प्रोटॉन्स ने क्या करा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड बना ली। जैसे हमने देखो, हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड दिया इस डायरेक्शन में, ऊपर को दिया, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो वो ऊपर को है। देखो हमने ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड दिया और मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स ने क्या करा, अपने आप को फ्लिप कर लिया। किसी ने अपने आप को 120 पे फ्लिप करा होगा, मान लो जो प्रोटॉन ऐसे पड़ा हुआ है बेटा, उसने कुछ एंगल डिफरेंट पे करा होगा, मान लो 120 पे कर लिया, किसी ने 90 पे कर लिया, किसी ने 180 पे कर लिया, है ना। तो 180 पे फ्लिप करने के बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन वो बना ली जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो हमारे हमने जो अप्लाई करा है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल बाहर से अप्लाई करा है, जो उसकी डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन बना ली उसने। देखो अब इन सब ने क्या करा, वो डायरेक्शन बना ली जो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की थी। ठीक है, और जब कोई भी प्रोटॉन वो वाली स्टेट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। देखो पहले तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका अपनी कोई ना कोई स्पिन है, वो किसी भी तरफ मूव करे हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, है ना। तो बाद में क्या हुआ, जब हमने उनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या करा, सबकी अलाइनमेंट चेंज हो गई। अलाइनमेंट चेंज होना मतलब फ्लिप हो गए वो, मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स फ्लिप कैसे हुए कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन वो बना ली जो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे प्रोटॉन्स की डायरेक्शन भी ऊपर को चली गई। तो जब वो वाली स्टेट पे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। अल्फा स्पिन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है बच्चे जिसमें हायर एनर्जी होती है, जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हायर एनर्जी वाली स्टेट होती है अल्फा स्पिन स्टेट, और उसको मोस्ट स्टेबल स्टेट बोला जाता है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। बात समझ आई क्या कह रहा है, वो हायर एनर्जी वाली है। मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, अल्फा स्पिन स्टेट। वो प्रोटॉन्स तब लेते हैं जब हम उनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स ही अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं, वही सेम उधर ऊपर को और इनकी भी। ठीक है, पर कुछ को ऐसे प्रोटॉन्स बच जाते हैं। जैसे देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे दो प्रोटॉन्स को रखा हुआ है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। इन दोनों की डायरेक्शन ना अभी भी उल्टी है। ये पॉसिबिलिटी पता कब है, जब प्रोटॉन्स के पास ऑलरेडी ही एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो वो मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को किसी भी जोन में रख सकता है, मतलब उसके पास अपनी पर्सनल एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उस केस में वो ये कर सकता है। क्योंकि मैंने ये वर्ड नहीं शुरू से यूज करा कि सारे प्रोटॉन्स ये करते हैं, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द ने करा, लेकिन कुछ को प्रोटॉन्स मतलब 1-2% टाइप ऑफ प्रोटॉन्स ऐसे हो सकते हैं जो अपनी डायरेक्शन को उल्टा भी रख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, बट उसके लिए उनके पास अपनी पर्सनल एनर्जी बहुत हायर होनी चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आगे, वो कह रहा है कि the radio frequency energy is applied and energy transfer delta E
is possible between ground state and excited state only when the radio frequency matches the energy differences delta E and delta E होता है h mu। आपको change in energy h mu पता है? जब हम ground state से excited state जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट चला जाता है, फिर वहां से वो जब नीचे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता हुआ आता है जिसकी वजह से वो कलर इमिट करता है। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है ना, वो एनर्जी ये होती है। अब मैं समझाती हूँ यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे वो क्या कह रहा है, कहता जब आपने आपने वही मैंने एक प्रोटॉन ले लिया। अब पहले मैंने वहां पे पीछे सारे प्रोटॉन्स की बात करी थी ना, अब मैंने एक प्रोटॉन ले लिया और उस प्रोटॉन को के बारे में मैंने क्या बात कर दी, जहां तो हो सकता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आके अपने आप को क्या कर ले, उसी डायरेक्शन में, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखो उसी डायरेक्शन में रख ले, ठीक है। यहाँ ये तो होगी उसकी अल्फा स्पिन स्टेट जो हमने पीछे पढ़ ली है, जिसकी एनर्जी लोअर होती है और वो मोर स्टेबल स्टेट होती है, जिसकी एनर्जी लोअर होती है और वो मोर स्टेबल स्टेट होती है। लेट मी चेक वन, यहाँ पे यस, यहाँ पे एक एरर आ गया बच्चे, एनर्जी उसकी है ना जो वो लोअर जाएगी, नॉट हायर, आई एम सॉरी अबाउट दैट। लोअर एनर्जी होती है तभी ज्यादा स्टेबल है ना, ज्यादा एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबल स्टेट, आगे आ जाइए, लोअर एनर्जी है एंड मोर स्टेबल स्टेट बनेगी, गॉट इट। नाउ आगे आ जाइए, आप क्या कह रहे हैं वो, पर अगर आप, अब हमने क्या करनी है, जो हमारी असल कहानी है, मतलब हमने रेडियो वेव्स को एंटर करना है। तो मान लो मैं इधर से रेडियो वेव्स को एंटर कर रही हूँ, इस प्रोटॉन के अंदर मैंने कुछ रेडियो वेव्स क्या करी, एंटर कर दी, रेडियो वेव्स कह लो या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स कह लो। जब हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को एंटर करा तो उन वेव्स को अब्सॉर्ब करके कुछ प्रोटॉन्स ने क्या करा, बेसिकली कुछ प्रोटॉन्स तो ऐसे थे जो अपनी अल्फा स्पिन स्टेट में आ गए, कुछ प्रोटॉन्स ऐसे थे जिन्होंने उसको अब्सॉर्ब करके वो अपनी मतलब ग्राउंड स्टेट से, सबसे स्टेबल स्टेट से ऊपर चले गए, एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। इसको आप ग्राउंड स्टेट कह सकते हो। उस हिसाब से ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पे चले गए, अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, जो स्टेबल तो नहीं है लेकिन उन्होंने इसको अब्सॉर्ब करा, अब्सॉर्ब करने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ गई, वो एनर्जी के वजह से फ्लिप होके ऊपर चले गए। जब वो ऊपर गए तो देखो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी, ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, उनकी डायरेक्शन चली गई नीचे को। पीछे जो हमने प्रोटॉन्स पढ़े थे वो उनकी अपनी एक पर्सनल कैपेबिलिटी भी होती है कि उनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो इस वजह से है। यहाँ पे हम इसको उल्टा करा रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे के, तो वो यहाँ पे इस स्टेट पे आ गया। इस स्टेट को बोलते हैं बीटा स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट। और जो बीटा स्पिन स्टेट होती है बच्चे, वो होती है हायर एनर्जी वाली स्टेट। जो बीटा स्पिन स्टेट होती है वो होती है हायर एनर्जी वाली स्टेट, एंड दिस स्टेट इज लेस स्टेबल स्टेट। अब उसने क्या करा, बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी को, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी को अब्सॉर्ब कर लिया, तब तक उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी को अब्सॉर्ब करा जब तक उसकी जो डिफरेंस था, मतलब उसने कितनी एनर्जी नहीं अब्सॉर्ब कर ली, इज इक्वल टू एच म्यू। जब उसने एच म्यू की जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली ना, तो वो फ्लिप करके उल्टा होके ऊपर चले गया, जहां पे उसने अपनी अनस्टेबल स्टेट में चला गया क्योंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा बन गया। वहां पे उसको बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, और उसकी एनर्जी हायर होती है, और वो वाली स्टेट क्या होती है, लेस स्टेबल स्टेट। तो क्या कहते हैं, अब यही स्पिन, अब हमने कहा ना वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर जाता है, फिर जब नीचे आता है तो वो कलर इमिट करता है, ये पढ़ा था हमने अभी तक। तो हम क्या कह रहे हैं, व्हेन द स्पिन रिटर्न to its ground energy level, the absorbed radio frequency energy is emitted of the same frequency level। जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स उन्होंने अब्सॉर्ब करके वो फ्लिप करके अपनी अनस्टेबल स्टेट में गया था, दैट इज बीटा स्पिन स्टेट। इन द सेम मैनर उसने क्या करा, अपनी, अब उसने अपनी स्टेबल स्टेट पे तो आना ही है ना बच्चे, तो स्टेबल स्टेट आने के लिए वहां पे उसने क्या करा, वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स को क्या कर दिया, इमिट कर दिया। इमिट करने पे क्या मिलता है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। कौन सा स्पेक्ट्रम, कलरफुल स्पेक्ट्रम मिलता है। कौन सा स्पेक्ट्रम, जो हमें चाहिए, एनएमआर स्पेक्ट्रम, जिससे हमें पता करना है कि कौन सा कंपाउंड है और कैसे है। ये कैसे पता करते हैं आगे आगे करेंगे हम, पर ऐसे बनता है वो वाला स्पेक्ट्रम। ये प्रिंसिपल है मेन, जिसके बेस्ड पे वो वाला स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, ठीक है। सो द इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दैट गिव द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द कंसर्न्ड न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की बात करिए, कोई भी कंसर्न न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है हर न्यूक्लियस की कहानी सेम होएगी,
किसी को एनर्जी ज़्यादा किसी को कम देनी पड़ सकती है, किसी के ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लाई हो सकते हैं, किसी के इनएक्टिव हो सकते हैं, कोई ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। पर जो कंसर्न न्यूक्लाई, जिस न्यूक्लाई की हमने बात करी उसके लिए ये होएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, कहते हैं तो एनएमआर जो स्पेक्ट्रम है, जैसे ये मैंने पीक्स बनाई हुई है, दीज आर द काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम, है ना। तो कहते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है ना, दिस इज द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो प्लॉट है किसका, इंटेंसिटी, आई इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से वो प्लॉट बनेगा, इस प्लॉट के हिसाब से ही हमें सीखना है, यहां से हमें क्वेश्चंस आने हैं मेन। ये प्रिंसिपल तो चलो मेन हो गया कि किस बेस्ड पे होता है, अल्फा स्पिन स्टेट क्या होती है, बीटा स्पिन स्टेट क्या होती है। बट यहाँ पे जाके क्या होना है बच्चे, ऐसी पीक्स, कौन सी पीक बनती है, कैसे बनती है, और कौन सा कंपाउंड कौन सी पीक बनाता है, कैसे आप डिटेक्ट कर पाओगे कि जो वो वाला कंपाउंड है वो कौन सा है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट में। एनएमआर का अगला टॉपिक रहेगा केमिकल शिफ्ट, जो आप सेकेंड लेक्चर में देख सकते हो। तो चलो थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं बात का कि हमने बात क्या करी है। देखिए बच्चे, हमने क्या पढ़ा, हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपली बात करी हमने उसके बारे में कि न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। डन। अब उसके बाद हमने क्या बात करी, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हुए हमने मेन पॉइंट ये सीखा कि कौन से एक्टिव होते हैं और कौन से इनएक्टिव होते हैं। एट लीस्ट जिसके पास एक चीज और हो, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास में से, वो एक्टिव हो जाता है। जिसके पास दोनों है वो मोस्ट इफेक्टिव है, वो तो इफेक्टिव है ही, बट दूसरा क्या है, एक्टिव तो होता ही है। उसका रीजन क्या है कि उनके पास न्यूक्लियर स्पिन होती है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन की कोई वैल्यू होती है। न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू का मतलब हो गया कि उसकी न्यूक्लियर स्पिन 0 के इक्वल नहीं होती, वो हमेशा 0 से ज्यादा या 0 से कम होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है। जिसकी न्यूक्लियर स्पिन मतलब स्पिन क्वांटम नंबर उनका 0 के इक्वल होता है, वो हमेशा इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते। उसके बाद हमने आगे बात करी है प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। प्रिंसिपल में हमने क्या बात करी, पहले सिंपली जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पिन के अराउंड घूमते हैं, सेम मैनर में प्रोटॉन्स भी घूमते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है +½ एंड -½ सेम मैनर से प्रोटॉन की भी अपनी स्पिन होती है, और जब वो घूमते हैं तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड इन्वायरमेंट बना लेते हैं, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड का इन्वायरमेंट बना लेते हैं, पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड का। फिर क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जब उसी प्रोटॉन को आप, जैसे आप नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो, अगर आप उसी प्रोटॉन को, जैसे आपके पास कोई भी प्रोटॉन है ना, उसका क्या है, की डायरेक्शन आपने ले ली नॉर्थ एंड साउथ, और बाहर से आपने, ये कोई एक टाइनी प्रोटॉन है जिसको आपने एक मैग्नेट की तरह रखा, और आपने क्या कहा कि एक बाहर से आपने मैग्नेट रख लिया, मैग्नेट का भी आपने साउथ एंड नॉर्थ ही रख दिया। अब आपको पता है कि जो ये लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, वो अपनी स्पिन को ना हिला देगा, वो इधर चला जाएगा, मतलब वो कुछ ऐसा बन जाएगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, अब उनके बीच में अट्रैक्शन पड़ेगी। तो बाहर से जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के साथ रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं, मैग्नेट के अकॉर्डिंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, उसके नेचर के हिसाब से खुद को फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप किस तरह से करते हैं, 180 डिग्री पे फ्लिप कर लेते हैं, और फ्लिप करके वो जिस स्टेट में जाते हैं दैट इज अल्फा स्पिन स्टेट, एंड इट हैज अ लोअर एनर्जी एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। बट कुछ को प्रोटॉन्स ऐसे होते हैं जो क्या कर लेते हैं बच्चे, जिनके पास जो ये वाला पार्ट है उनका, मतलब जो जिनके अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उनके ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वहीं वैसे ही रहते हैं जैसे वो रहना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जब आप इनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो मेन है उनको एंटर कराते हो, तो वो प्रोटॉन पहले तो अपनी अल्फा स्पिन स्टेट पे है, जो हमने सीख ली। अल्फा स्पिन स्टेट किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अप्लाइड मैग्नेट, है ना, वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होती है। फिर वो क्या करती है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करके, उस केस में क्या होता है, जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स देते हो, कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स,
जब वो इस डिफरेंस को, मतलब जिस उसने एक्साइटेड स्टेट पे जाना है ना प्रोटॉन ने, उसके लिए उसको h म्यू एनर्जी चाहिए। जब उसको उतनी एनर्जी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से मिल जाती है तो वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके अपनी स्टेट से ऊपर चले जाता है, दैट मीन एक्साइटेड स्टेट पे चले जाता है, जो उसकी स्टेट नहीं है पर उसको बाहर से एनर्जी मिली है, बस वो लेके ऊपर चले गया। उस स्टेट को बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट। उसकी एनर्जी बहुत हायर होती है पर वो स्टेट बहुत मतलब कम स्टेबल होती है, दिस इज द लेस स्टेबल स्टेट। तो उस केस में क्या होता है, अब वो जब लेस स्टेबल स्टेट पे चला जाता है, अब वहां पे उसने रहना तो नहीं है क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी तो नीचे है, तो वो जब नीचे आता है तो वो फिर क्या करता है, अपने जो वो वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स है उनको इमिट करता है, इमिट करता हुआ नीचे आता है, और वो जो इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, वही स्पेक्ट्रम बनाती है। ठीक है, और आगे आ गया, जैसे हमने बात करी कि इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो हमारा प्लॉट है वो कुछ ऐसा बनेगा। आगे हम केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे। केमिकल शिफ्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो वेव्स बनती हैं, इन वेव्स का क्या मतलब है, जो ये स्पेक्ट्रम बना है इसका क्या मतलब है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे देखा जाता है। ठीक है, आगे आप अगले लेक्चर में देखिए वो चीज़, और यहाँ पे अभी हम खत्म करते हैं ये वाली क्लास। थैंक यू।